हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। लास्ट डे हम लोगों ने देखी थी हिंदी वर्णमाला की डिटेल क्लास। आज हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो श्रृंखला होगी क्वेश्चंस की, ये आपकी पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट टॉपिक आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देगा और साथ ही साथ किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं हिंदी वर्णमाला के जो प्रश्न आज के एग्जाम में आए हुए हैं। और आज का जो सेगमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, तो कृपया इसको स्किप नहीं करेंगे आप लोग। अपने दिमाग कभी भी छूटनी नहीं चाहिए क्लास आपकी, अगर छूट जाती है तो कृपया इसको जरूर देख लीजिएगा अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण सेगमेंट अदा करता हो, तो निश्चित तौर से वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए थोड़ा सा इसमें आपको दिख रहा होगा, ये हमारी एकेडमी के बारे में इसमें है दोस्तों। ये एकेडमी जो है वो क्या करती है, कैसा काम करती है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। कि देखिए लिखा हुआ है इसमें कि जो बच्चे इंटरमीडिएट पास आउट हो चुके हैं वो अगर अपनी प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हैं, आज की डेट में देखिए आप, अभी पीसीएस का एग्जाम जारी हुआ है और इसमें आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने भी परीक्षाओं में बहुत बेहतर स्कोर किया है। तो वे बच्चे जो कि बाहर नहीं जा सकते किसी स्टडी के लिए या उनका आर्थिक बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ग्रेजुएशन के साथ फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है और टारगेट बैच दो दो तरह के बैचेस हमारे यहाँ चलते हैं। जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें क्या है कि आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं या इंटर कर रहे हो, अपियरिंग में भी हो, तो आप अपनी तैयारी साथ ही साथ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, वो आपकी स्टडी आपकी एकेडमिक स्टडी के साथ साथ ही चलती रहती है। तो ये तो फाउंडेशन कोर्स हो गया। और टारगेट कोर्स जो आपका है वो भी आपका यहाँ पर है, जिसमें कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, आप अगले साल के टारगेट में हैं, तो वहां पे भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें कुछ फैसिलिटीज हैं जिनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। फैसिलिटीज में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, गर्ल्स हॉस्टल्स की फैसिलिटी है तो वो आपको मिल सकती है। जो बच्चे बाहर से आते हैं या उनको घर पे इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, उनके लिए फैसिलिटी है। साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड से संचालित कक्षाएं होती हैं, वो तो आपके सामने है ही, जो दिख रहा है आपको। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको करियर काउंसलिंग को लेकर के प्रॉब्लम है, वो हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। वहां पर हम उनको जितना हो सकता है मोटिवेट उनको करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए और एग्जैक्टली जो सही होगा उनके लिए वही हमारे शिक्षक हमारे द्वारा बताया जाएगा। साथ ही साथ एकेडमी का जो सकारात्मक इन्वायरमेंट है वो आपकी सक्सेस को सुनिश्चित करने में बहुत रोल अदा करेगा। पूरा कैंपस जो है सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित है। और साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चे हैं जो अच्छी स्टडी के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ बहुत मतलब एक तरह से कहिए निःशुल्क व्यवस्था है। निःशुल्क इन सेंस आपका है कि जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आप दे सकते हैं, चाहे वो बहुत छोटी सी राशि हो सकती है, जो आपको एक आत्मसम्मान को आपके ठेस ना पहुंचाए कि हम फ्री में कर रहे हैं, तो वो आपको पूरी फैसिलिटी है। ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं दे सकते, तो फ्री ऑफ कास्ट भी हमारी एकेडमी ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट सपोर्ट करती है। और समय समय पर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारे मित्र हैं और बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, वो भी आके आपको मोटिवेट करते रहते हैं। वो चीजें हैं आपकी। और साथ ही साथ आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, जो बच्चे सीधे हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं वो चाहे तो हमारे इस एड्रेस पे आ सकते हैं, सीधे गूगल मैप पे आप जाइए, एमसीएस से मिशन सिविल सर्विसेज एकेडमी, ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिए, आपको सीधा एड्रेस बता देगा, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, एकेडमी कहाँ पर स्टैब्लिश है। ठीक है। ओके, आइए अब हम लोग अपने विषय वस्तु पे आ जाते हैं, मुद्दे पे अपने आते हैं। आज का जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो इसको सीरियसली देखिए। आइए देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्णमाला किसे कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला किसे कहेंगे, ये पहला क्वेश्चन आज का है हमारा आपके सामने। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों। वर्णमाला के बारे में आपने क्या देखा है, लास्ट डे हमने जो क्लास की थी डिटेल क्लास, उसमें हमने देखा तो वर्णमाला कहते किसे हैं। तो हमने देखा है कि जो कोई भाषा है, ठीक है, किसी भाषा की जो बेसिक इकाई होती है ध्वनि होती है, और ध्वनियों को जो व्यक्त किया जाता है, ध्वनि को जो लिखित रूप में रखा जाता है, वो लिखा जाता है, उसे वर्ड कहते हैं। उस भाषा की वो क्या होता है, वर्ड होता है। वो जो ध्वनि होती है, ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध करते हैं, यानी कि लिखित रूप में उसको एक रूप देते हैं, स्वरूप देते हैं, तो वर्ड हो जाते हैं। और वर्डों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या कोई भी भाषा लैंग्वेज हो, सबके लिए यही चीजें होती है कॉमन। तो पूछा वर्णमाला किसे कहते हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है शब्द समूह को,
दूसरा कह रहे हैं वर्डों के संकलन को, तीसरा कह रहे हैं शब्द गणना को, और चौथा कह रहे हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को। तो आपको बताना होगा कि किसको कहते हैं वर्डमाला। तो वर्डमाला क्या होता है, वर्डों का क्या होता है, व्यवस्थित समूह होता है ना दोस्तों। वर्डों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्डमाला कहलाता है। तो 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे 3 दे रहा है, चौथा ऑप्शन यहाँ चला गया है। तो 4 में क्या है, 13 कह रहा है, तो मैं यही लिख दे रहा हूं दोस्तों। और जो ऑप्शन आपका 4 है वो क्या कह रहा है, 13 कह रहा है। ठीक है, पूरा ऑप्शन है वो कह रहा है 13। ठीक है, 13। तो इसमें से आपको बताना है कि कितने स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, मैंने बताया था आपको स्वर और व्यंजन के बारे में, कुल टोटल 52 शब्द मैंने बताए थे आपको। 52 शब्द, सॉरी 52 वर्ड होते हैं, शब्द नहीं, माफी चाहूंगा। वर्ड यानी कि 52 वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, जिनमें से 11 आपके स्वर होते हैं और आपके 41 व्यंजन होते हैं। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आपका है, उच्चारण के आधार पर 11 है। तो आपके यहाँ पर शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, राइट आंसर होगा। वैसे लिखने के आधार पर अगर हम देखें तो 13 होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पूछेगा, जब एग्जैक्टली पूछेगा कितने स्वरों की संख्या होगी, तो आप 11 को ही करेक्ट करेंगे। ठीक है, लिखने के आधार पर अंग और अह को मैंने बताया था, अंग और अह जो है, जिनको अयोग वर्ड के रूप में रखा जाता है, ये 2 वर्ड जो है हमारे होते तो स्वर के हैं, लेकिन इस स्वर में काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, काउंटिंग इनकी नहीं होती, इनको भी ले लेंगे तो हो जाएंगे 13। अब आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं, छोटा आ है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ है एंड बड़ा ऊ है, देन री है, ए है, अ है, ओ है और औ है। ये आपके टोटल कुल हो गए 11 वर्ड। देख लीजिए आप इसको, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, और सेम इसी के अपोजिट सेम में देखेंगे तो 6 यहाँ पर भी है, 6 7 8 9 10 और 11, सॉरी 5 है यहाँ पे। तो कुल 11 वर्ड आपके बनते हैं। ये 11 जो आपके वर्ड हैं, ये आपके कुल मिला के स्वरों की संख्या व्यक्त कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 13 जो है, देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की जो स ध्वनि है आपकी है, कैसी ध्वनि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स ध्वनि के बारे में आपको बताना है, क्या ये मूर्धन्य ध्वनि है, ये तालव्य है, या दंत है, या ओष्ठ है। ठीक है, बताइए, इसको प्रयास करिए कैसे है। चलिए मैं बता देता हूं, जब तक इनको आ रहा है वो जवाब दें तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके। देखिए होता क्या है, आपको समझना इसमें क्या है दोस्तों, कि आपने सुना है या पढ़ा है कंठ ध्वनि, जो स्पर्श वर्ग को पांच लाइनों को, 5 अक्षरों को, सॉरी 5 जो आपके वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है स्पर्श वर्ग। किसका करता है, कंठ वर्ग का करता है, तालव्य का करता है, ठीक है, मूर्धा का करता है, मूर्धन्य जिसे कहते हैं आप, मूर्धा या मूर्धन्य भी कह सकते हैं, मूर्धा। और इसके बाद में आपका दंत है और ओष्ठ है, ओष्ठ। ये आपके 5 होते हैं। इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, स्पर्श। स्पर्श के बारे में मैंने बताया था, कुल 25 वर्ड है इसमें। ठीक है, और ड और ढ को ले लिया जाए, दिगुड़ी को भी जोड़ लिया जाता है, तो कहीं कहीं आपको 27 मिलता है। ठीक है, चलिए, तो कंठ वर्ग में क्या होता है, क वर्ग जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे च वर्ग है। ठीक है, फिर इसके बाद में ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, फिर प वर्ग है, प वर्ग। ठीक है, सब पे वर्ग लगा लेंगे आप, ये वर्ग है, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या है कि मैंने बताया था कि कंठ वर्ग के अंतर्गत क्या, ये शब्द तो आते आते हैं, इसके साथ साथ मैंने डिटेल कक्षा बताई थी, तो वहां पर मैंने बताया था छोटा आ, बड़ा आ। ठीक है, ये चीजें हमने बताई थी, ये दोनों किसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं, ये कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर देखिए हमको बात करनी है स्पष्ट वर्ग की, बाकी आप क्लास डिटेल में देख लीजिएगा, वहां मैंने बताया है। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये जो स वाले प्लेस आते हैं ना दोस्तों, ये आते आपके क्या है, बड़ा, जैसे लिखने की जो शैली है, ये अल्फाबेट को जब शुरू करेंगे आप, तो उसमें आप देखेंगे बड़ा सा, फिर पेट फाट सा, फिर छोटा सा और ह, ये इस तरह से होता है आपका। इसे कहा जाता है उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन को क्रम से देखें तो पहले ये आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से तीनों स के क्रम यही है। तो आपको लिखना क्या है, समझना क्या है, कि जो तालव्य वर्ड है ये बड़ा सा, फिर इसके बाद में मूर्धा सा में पेट फाट सा हो जाता है आपका, और इसके बाद में दंत सा में छोटा सा हो जाता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो पूछा है कि बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य। पूछा होता पेट फाट सा का जो है उच्चारण प्लेस क्या है, तो वो मूर्धन्य। और
छोटा सा को जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बड़ा सा की ध्वनि है, कैसी ध्वनि है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तालव्य ध्वनि है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य ध्वनि, यानी सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं ये कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और देखिए इसमें ऑप्शन और भी कुछ दिया होगा, वह दे रहा है। ठीक है, 4 नंबर पे वह ऑप्शन दिया है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको 4 नंबर पे वह ऑप्शन। ठीक है, 4 नंबर पे वह ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज आपकी है। चलिए, तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी। अब देखो स्पर्श होगा तो इसका मतलब है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में से कोई एक होगा। ठीक है, और उसमें से होगा, और वो क्या होना चाहिए, संघर्षी होना चाहिए। यहाँ पे शब्द लगा है संघर्षी। अब संघर्षी के लिए तो हमने बताया आपको, क्लास जो लास्ट चली थी उसमें हमने बताया था, ये जो तीनों स होते हैं, ये संघर्षी यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो संघर्षी व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पर्श पूछा क्या है, स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श में संघर्षी कौन से व्यंजन होते हैं, तो ये जान लीजिए कि इसमें से च, छ, ज, झ, च, छ, ज और झ, ये स्पर्शी आते हैं। संघर्ष इसमें स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श स्पर्श संघर्षी, यानी कि स्पर्श में भी हो और संघर्षी हो। तो च, छ, ज में जो भी क्रम में होगा, तो देखिए ज दिया है तो ऑप्शन राइट, पहले का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओके, कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए। यहाँ ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने, बताइए कंठ ध्वनियां कौन सी है। निश्चित तौर से कंठ ध्वनियां क्या है, क वर्ग पूरा कंठ ध्वनि का वर्ग होता है। तो क वर्ग में क्या दे रहा है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है आपको। निश्चित तौर से 100% जवाब आपका क, ख, ग, घ, अंगा जो है आपके कंठ वर्ग के ध्वनियां है। इसके अलावा जो स्वर आपको बताया, छोटा बड़ा, है, तो ये चीजें विसर्ग, ये सब चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। ह भी आता है इसी कंठ ध्वनि के अंतर्गत ही। ठीक है, ये मैंने डिटेल कक्षा में बताया है, तो उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी से हमको सेगमेंट करना है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का उच्चारण वैशिष्ट क्या है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिए फट से दोस्तों। इसका उच्चारण प्लेस पूछा है किसका, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब जो शब्द है इसका विशिष्ट क्या है। तो देखो क्या पूछा है इसमें, तो यानी कि ब का प्लेस ओष्ठ है, अल्प प्राण है, अघोष है, निरानुनासिक है। क्या है इसमें से आपको ये बताना है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग का पहली चीज एक एक उठा करके देखिए, ओष्ठ वर्ग का है कि नहीं। तो प फ ब भ व वाला होता है, ओष्ठ वर्ग होता है, तो ये तो है, तो सही हो जा रहा है यहाँ पे। अल्प प्राण में पूछा है, तो अल्प प्राण में क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये अल्प प्राण होता है। ठीक है, अल्प प्राण के साथ अगर आप देखेंगे तो अल्प प्राण जो होता है पहला तीसरा पांचवा, और साथ ही साथ इसके साथ कौन से शब्द लगते हैं, अंतस्थ व्यंजन लगते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन लगेंगे, तो इसमें से क्या होगा, पहला तीसरा पांचवा में है प फ ब भ, प फ ब भ। ठीक है, और ये तीसरा वर्ड है, तो पहला तीसरा पांचवा, यानी कि ये वाला कंडीशन भी इसने पूरा कर लिया। ठीक है, इस कंडीशन में भी ये पूरा हो गया। अघोष वर्ड में देखिए, तो पहला मतलब अघोष में क्या होता है, जो पहला और दूसरा, पहला दूसरा और उसमें वर्ड तीनों सा तो होते हैं। तो क्या इसमें आ रहा है, क्या अघोष वर्ड में आ रहा है क्या, अघोष वर्ड में देखेंगे तो ये कौन सा है, पर तीसरे नंबर पे आ रहा है। अघोष में केवल पहला दूसरा आता है, पहली लाइन दूसरी लाइन आती है। सघोष में या घोष में तीसरी चौथी पांचवी आती है। तो ये हो नहीं सकता दोस्तों, तो इस नाते ये कट हो गया, यानी दो मिल रहा था, ये नहीं मिला, आगे देखने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अगले प्रश्न, इस पे अगला इसका ऑप्शन लेते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, चलिए इसका ऑप्शन अगला कह रहा है कि देखिए ओष्ठ ध्वनि है, क्या है, दंतोष्ठ कह रहा है। तो दंतोष्ठ तो हो ही नहीं सकता, तो इस नाते बिल्कुल ही आप कहेंगे दंतोष्ठ ध्वनि में ब के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनि कह रहा है और ब के बारे में कह रहा है दोस्तों। तो ब और व दोनों एक ही बात है, समझो दोस्तों। जो ब और व के बारे में कह रहा है, यहाँ पर किसकी ध्वनियां हैं, ब और व। ठीक है, व और ब। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है दंतोष्ठ, तो ये मैंने बताया था आपको, क्या व जो होता है वो क्या होता है, दंत होता है, और प्लस क्या होता है, ओष्ठ, दंत प्लस जो है ओष्ठ, तो दंतोष्ठ ध्वनि है। ये सत्य है, यहाँ के स्टेटमेंट करेक्ट है। ये अल्प प्राण में देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, अल्प प्राण में जो आपका होता है पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो तीसरा भी क्लियर कर रहा है ये, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और सघोष में देखेंगे तीसरा चौथा पांचवा होता है, तो ये भी हो रहा है। निरानुनासिक मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल कर दूंगा आपको यहाँ पे।
नासिक और निरानुनासिक, यहाँ पर दो शब्द आपको हमेशा देखने को मिलेगा दोस्तों, ये शब्द मिलेगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अनुनासिक, ठीक है, और फिर कहता है निर्नुनासिक, ये पूछता है कि शब्दों में क्या। अब देखो, अनु मतलब होता है अनुसार के साथ, मतलब उसके अनुसार, तो नासिक जो नासिक के साथ हो, यानी नासिक मतलब नाक, आवाज नाक से निकले, तो यानी वे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन प्लेस मुंह के साथ साथ हवा नाक से भी निकले, यानी आवाज साउंड नाक से भी आए, तो वो हो जाते हैं अनुनासिक वर्ड सभी कहलाएंगे। जिनका प्रोनाउंसिएशन करने पर देखिए लग रहा है यहाँ पर निर अनुशासिक, निर है, निर उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और निर अनुनासिक ये होता है, निरानुनासिक पूरा बनेगा ये आपका। तो निर मतलब जो नहीं हो, ठीक है, यानी कि कहने का सेंस ये है कि जिन वर्णों को बोलने में आवाज सिर्फ मुंह से निकले, नाक से ना निकले, नाक का प्रयोग ना हो, वो सभी वर्ड क्या कहलाएंगे, निर्नुनासिक। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ओके, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, समझ रहे होंगे आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, डरिएगा मत, हिम्मत रखिए, और आपको सफल कराना हमारी संस्था का और हम लोगों का मोटिव है, करके ही रहेंगे दोस्तों। अगर आप साथ रहेंगे तो निश्चित तौर से एक दौर आएगा कि हर परीक्षा आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन किसी बड़ी चीज को पाने के लिए आप जानते हैं टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और सही समय पर सही दिशा में रणनीति करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सफल होने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा है। 11 स्वर होते हैं, 41 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, कुल कितना हो जाता है दोस्तों? कई बार चर्चा हो चुकी है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जवाब देखते ही आप कर ले जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं अघोष वर्ड कौन सा है? चलिए, अघोष वर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से पूछ रहा है अघोष वर्ड कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ रहे हैं अघोष वर्ड, ध्यान रखिएगा आप लोग, अघोष वर्ड कौन से हैं? शब्द मैं यहां लिख दे रहा हूं, अघोष, अघोष वर्ड, ठीक है। अब देखिए अघोष वर्ड कौन से हैं आपके, बताना है आपको। अघोष वर्ड में आता कौन कौन से है दोस्तों? पहली चीज तो जान लीजिए, पहली लाइन और दूसरी लाइन, स्पष्ट वर्ग की पहली लाइन और दूसरी लाइन। मैं बार बार बता देना चाहता हूं, डिटेल वीडियो देख लीजिए, क ख ग घ और अंग, ठीक है। ये जो आपका होता है, तो पहली लाइन इसे बोलते हैं हम लोग, और दूसरी लाइन इसे, और तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये, और ये पांचवी लाइन ये हो जाती है अंगा वाली, ठीक है। ये आपकी बनेगी, ये चीजें आपकी बन के आती हैं, तो क्या बन जाता है आपका? लाइन ये तीसरी है, और ये चौथी है, और ये पांचवी लाइन, ठीक है। अघोष वर्ड के लिए का कंडीशन है पहली और दूसरी लाइन, और सभी तीनों स इसके साथ हो जाएंगे, ठीक है। यही होता है अघोष वर्ड में। तो ये चीजें आप लोगों को देखना है, तो कौन सा आपका अघोष वर्ड है ये आपको बताना है। तो अ हो सकता है क्या? निश्चित तौर से नहीं हो सकता है। ज हो सकता है क्या? तो प फ च छ ज तीसरे में आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ह वर्ड है, यहाँ पर कहीं जिक्र मैंने नहीं किया, मैंने बात की तीनों स की, तो ये है, तीनों स हो जाएंगे। निश्चित तौर से ऑप्शन 4 राइट आंसर बनेगा। 100% आप अस्वस्थ हो चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपका है वो क्या कह रहा है? कहते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या कह रहा है? छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छह ध्वनि यानी कि कौन सी चीजें क्या है छह ध्वनि? मूल स्वर है, घोष है, संयुक्त है और तालव्य है। तो निश्चित तौर से इसका जवाब आपको पता है कि ये कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है। कौन कौन सी संयुक्त ध्वनियां आपकी हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपकी चार संयुक्त ध्वनियां हैं। आपको संयुक्त ध्वनियों के जवाब आप लोग फटाफट हमको देखिए, जो बच्चे जानते हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख करके भेजें फटाफट। क्या है? छ किससे बना है? बना है दोस्तों क और पेट फाट स से मिलकर के बना हुआ है, क प्लस स के मेल से बना हुआ है। ये किससे बना है? त्र, त प्लस र के मेल से बना हुआ है। ज्ञ है, ज और इया के मेल से बना हुआ है, ज और इया के मेल से बना हुआ है। और स्र जो है बड़ा श और प्लस र के मेल से बना हुआ है। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चंस आपके हैं। ओके, क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों हम लोग नीचे आ गए, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग आ गए हैं, ये ध्वनि आपकी कंफर्म हो गई। तो कौन सा है? ये संयुक्त स्वर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? यानी अवधि में जो प्रयोग में नहीं लाई जाती है। पूछ रहा है क ड़ न म, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो अवधि में क्या ध्वनि नहीं है ये आपको देखने की जरूरत है।
इसमें जो देखना है वो आपको क्या है, कौन सी ध्वनि नहीं है तो आपको बताना है उसमें। तो ये आपका ड़ जो है ये अवधि ध्वनि नहीं है, बाकी सभी आपकी अवधि ध्वनियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है कौन सा वर्ड है दोस्तों, ये बताइए आप हमको कौन सा वर्ड ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कौन से हैं, ये आपके उष्मीय वर्ण है, ठीक है, उष्मीय वर्ण है, ठीक है। उष्मीय वर्ण में कौन से व्यंजन कहलाते हैं, किसे क्या कहा जाता है, तो क्या कह रहा है इसमें, देखिए उष्मीय और संघर्षी दोनों इनका नाम है। उष्मीय क्या नाम है, उष्मीय है, और क्या है, संघर्षी। चाहे उष्मीय कहिए चाहे संघर्षी कहिए, संघर्षी, ठीक है। उष्मीय या संघर्षी कुछ भी आप कह सकते हैं, ये आपका मतलब नहीं है। उसमें या संघर्षी कहते हैं, तो इसमें है क्या, क्या प्रकंपित है तो ये नहीं है आपका, स्पर्शी है तो नहीं है आपका, आपका क्या है ये संघर्षी है और स्पर्श संघर्षी है। तो आप इसमें से क्या जवाब देंगे, स्पर्श भी है, स्पर्श वर्ग का भी है, संघर्षी भी है, स्पर्श संघर्षी भी आप इसको करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ही हो जाना चाहिए, स्पर्श और संघर्षी आपका ये व्यंजन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये स्पर्श और संघर्षी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों स्पर्श वर्ग में सिर्फ 5 ही आते हैं आपका, कंठ वर्ग है, तालव्य वर्ग है, मूर्धा वर्ग है, दंत वर्ग है और ओष्ठ वर्ग है। ये कैसा है, ये तो आपका जो है आपका उष्मीय वर्ग में अंतर आ जाता है ना, तो ये नहीं हो सकता, उष्मीय या संघर्षी में आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, माफी चाहूंगा। ये जवाब आपका ये होगा करेक्ट, संघर्षी वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से बात को। आगे चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, व्यंजन कितने हैं कुल टोटल, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है 32, 34, 33 और 36। देखिए अब हमने बताया व्यंजनों की संख्या कुल टोटल कितनी बताई है, 41 बताई है, 41 व्यंजनों की संख्या बताई है। लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, तो फिर पूछना क्या चाह रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछना ये चाह रहा है, यहाँ पर 33 मतलब जो वर्ड दे रहा है वो 32, 34, 33 और 36 का वर्ड दे रहा है। तो देखो इसमें करता क्या है, 25 वर्ड तो स्पर्शी का ले लेता है ये, ठीक है। इसके अलावा अंतस्थ के 4 वर्ड और उष्मीय के 4 वर्ड, ये 4 दोनों जोड़ करके कुल टोटल वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या बता दी जाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें संयुक्त वर्ण नहीं लिए जाते हैं, आगत वर्ण नहीं लिए जाते हैं, मतलब आगत का ये वर्ड भी नहीं लिए जाते हैं। अगर आगत कहना चाहे तो आप कह सकते हैं, नहीं तो उन्हीं की जगह पे आप अंतस्थ कह सकते हैं, अयोगवाह वर्ड कह सकते हैं, अयोगवाह वर्ड भी नहीं लिए जाते हैं आपके। और आपके जो आपके संयुक्त व्यंजन है 4 वो नहीं लिए जाते हैं, केवल यही मूल रूप से लिए जाते हैं। तो ये 25 4 जो है अब 25 4 29 और 4 33 वर्ड हो जाएंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते रहिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग जवाब बिल्कुल जानते होंगे, बताइए पश्च स्वर क्या है, ठीक है। अग्र मध्य और पश्च स्वर के बारे में बात करेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, छोटी ही है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पश्च स्वर किसे कहते हैं, तो मैंने क्या बताया था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ बताया था मैंने छोटी, बड़ी, छोटी, ए, ये बताया था आपको, यहाँ पर बताया था अ बताया था, यहाँ पर क्या बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, ठीक है, ये छोटा ऊ है, सॉरी छोटा ऊ है, ओ है और औ है, ठीक है। ये आपके वर्ड मैंने बताए थे, यहाँ पर आगत आपका हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पश्च स्वर कौन से हैं, तो इनमें से ही कोई एक होगा पश्च स्वर, ठीक है। पूछ रहा है क्या, कौन सा पश्च स्वर है, तो देखिए क्या बड़ा है, तो बिल्कुल हो जाएगा ये, छोटी नहीं हो सकता, ज नहीं हो सकता, द नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग जल्दी से करते हैं, क्योंकि जो बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं उन बच्चों को भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब बार बार मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, जिसको डिटेल कक्षा देखनी है वो जा करके उस पर देख सकता है। छ का उच्चारण स्थान है, छ का उच्चारण स्थान आपको क्या है ये बताना है आपको दोस्तों। तो छ का प्रोनाउंसिएशन स्थान क्या है, तो देखिए दंत वर्ड है क्या, हो नहीं सकता है, ओष्ठ वर्ड है क्या, नहीं हो सकता है, तालव्य वर्ड है क्या, बिल्कुल है, तालव्य वर्ड ही है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं आपको हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, बिल्कुल आसानी से आप बताने वाला प्रश्न है। इसमें स्वरों की संख्या 8 है क्या, बिल्कुल नहीं है, 9 है क्या, बिल्कुल नहीं है, 11 है क्या, 14 है क्या, तो 11 बिल्कुल ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आयोग में आए हुए हैं दोस्तों, तो इस नाते बहुत बारीकी से आपको रिवीजन इसको कर लेना है एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, निश्चित तौर से ये कौन से अंतस्थ व्यंजन है, तो जवाब बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है, अंतस्थ व्यंजन है, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
फटाफट देखते हैं दोस्तों, जो कठिन शब्द हो उन्हीं को केवल हम लोग टाइम दें, बाकी को समय देना व्यर्थ होगा। डिटेल कक्षाएं देख लेते हैं। आइए, अनुनासिक स्वर का संबंध होता है किससे? अनुनासिक अभी मैंने बताया है कि केवल नाक से निकले, केवल मुंह से निकले, तो जब केवल लगा दिया तो बिल्कुल नहीं। मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, नाक और मुंह दोनों से निकले, इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित तौर से तीसरा ऑप्शन राइट होगा, नाक और मुंह दोनों से निकले। आगे चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कौन वर्ड घोष नहीं है? घोष नहीं है तो इसका मतलब घोष कौन कौन से कहलाते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। अंतस्थ व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन होगा, और उसमें दीगुड़ी ड ढ भी होगा, इसके अलावा ह होगा, और सभी स्वर होंगे। ये सभी घोष को ही दोस्तों स्वघोष भी कहा जाता है। तो पूछा है घोष नहीं है, यानी अघोष पूछ रहा है, अघोष पूछ रहा है दोस्तों। अघोष में कौन होगा? दूसरा तीसरा हो जाएगा, सॉरी पहला दूसरा हो जाएगा, इसके साथ तीनों स हो जाएंगे। बस इतना सा है। तो बताइए कौन सा है इसमें? तो पहला दूसरा वर्ड में क्या हो जाएगा? तो यह तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, र हो नहीं सकता है। फिर इसके बाद में क्या है? ये ल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब क्या, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन आते हैं। मैंने उसमें कहा, उसमें के केवल और केवल तीनों स की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? त वर्ग हो जाएगा, ड अंगा तो हो ही नहीं सकता है। निश्चित तौर से तीसरा ऑप्शन राइट होगा, त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? आपको ये बताना है। तालव्य मतलब जो आपका समझ रहे हो ना, दूसरा वाला लाइन, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो द, ये क्या लिखा है? द ट ढ, ये तो हो ही नहीं सकता है। च छ ज तालव्य व्यंजन है क्या? बिल्कुल यही मिल गया, कुछ ज्यादा आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत यहीं से देख के काम निकाल लेते हैं अपना। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला है दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए हैं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको इसको समझना है कि कैसे हमको इस क्वेश्चन को जवाब देना है। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया है मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। पहला कंठ है, दूसरा तालव्य है, तीसरा मूर्धा है, यानी कि कौन सी? ट ठ ड ढ ढ, ठीक है। ये ट ठ ड वाली जो ध्वनियां है वो कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियां। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निश्चित तौर से आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखो स्वरों के बारे में अंतस्थ व्यंजन का क्लासिफिकेशन किया गया है दोस्तों। इनको क्या कहा गया है पहले से आप बताइए? हाँ, अर्ध स्वर कहा गया है। उसके बाद में लुंठित या प्रकंपित स्वर, प्रकंपित स्वर कहा जाए, या कंपनजात स्वर कहा गया। मैंने डिटेल कक्षा में बताया आपको है। इसके बारे में ल जो आपका लास्ट आता है वो लुंठित स्वर कहलाता है। तो यहाँ पूछा है, सॉरी पार्श्विक स्वर कहलाता है। पार्श्विक लास्ट वाला होता है आपका, जो कि ल होता है, पार्श्विक होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है पार्श्विक स्वर कौन सा कहला रहा है। ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है, देखिए अंतस्थ का क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो य व, ठीक है, य व र और ल, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या, और इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? देखिए इसको जो कहा जाता है वो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका, आपका कहलाता है ये, बताइए जवाब फट से। क्या हो गया? अग्र स्वर हो जाएगा, अग्र, अग्र स्वर हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, अग्र नहीं होता, ये होता है आपका अर्ध स्वर, ठीक है, अर्ध स्वर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका लुंठित या लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और ये हो जाएगा पार्श्विक, पार्श्विक मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो पार्श्विक स्वर हो जाएगा। तो पार्श्विक स्वर कौन सा हो जाएगा, या पार्श्विक व्यंजन यहां दे रहा है तो वो भी आप देख ले रहे हैं। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? ल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, फटाफट देखते हैं इसको। ये पूछ रहा है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन आते हैं? निश्चित तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो बिल्कुल इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, जहां कुछ कठिन क्वेश्चन होंगे वहां पे हम लोग लेंगे। इसको हमारा लेने का मोटिव सिर्फ इतना है दोस्तों कि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ठीक है, अग्र है, मध्य है और पश्च है। पश्च स्वर यानी कि तीसरी वाली लाइन, ठीक है। अब बताना है इसमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन अभी पिछले क्लास में था, अभी एक वीडियो मुझे लगता है क्वेश्चन हुआ है, तो इसमें बड़ा आ वाला है, वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका एक रिवीजन हो गया, फटाफट चलते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, ये पूछना है आपको। छ ध्वनि कैसी है? मूल स्वर है, ठीक है, अघोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है और तालव्य में है। तो निश्चित तौर से छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है किसके अंतर्गत आएगी? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं?
मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों कौन सी ध्वनियां हैं, क, ग, सॉरी क, ख, ग, ज और फ। ये आगत भी हैं और नवीन ध्वनियों के अंतर्गत भी आती हैं आपकी, यही आपकी नवीन ध्वनियों के अंतर्गत आपकी मानी जाती है। तो इसमें दे रहा है, देखिए बिंदु लगा हुआ है, ख और ग के बारे में दिया, यही राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है, यानी कि प फ ब भ म के अंतर्गत नहीं आती है, तो कौन सी है, प है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आती है, प फ ब ये भी है, प फ ब भ म ये भी है, और त है, वो कौन सी ध्वनि है आपकी, दंत ध्वनि है दोस्तों। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नासिक व्यंजन, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन मतलब आप समझते हैं कि जो पंचम वर्ग व्यंजन है वो नासिक के अंतर्गत आता है, अंगा है, इया है, ड़ है, न और म है, ये 5 वर्ड है नासिक के अंतर्गत आते हैं आपके। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है, तो निश्चित तौर से ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ये वर्ड क्या कहलाते हैं इनको आपको बताना है। कह रहा है नासिक के वर्ड कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ड कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य। निश्चित तौर से मैंने बताया था इसका प्रोनाउंसिएशन प्लेस क्या है, ए और ए के बारे में अगर हम बात करें तो इसके में क्या होता है, इसमें होता है क्या, छोटा अ और ई होता है इसके साथ मिला हुआ है, तो कंठ और तालव्य इसके अंतर्गत होता है। छोटा ये किसका प्रोनाउंसिएशन प्लेस क्या है, कंठ है, कंठ है, और इसका कहां है, तालव्य है, तो ये दोनों मिलाकर के कंठ और तालव्य बन जाते हैं, तो आंसर 4 इज राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, यानी हिंदी की वर्णमाला में मानक प्लेस किसको नहीं मिला है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ये वर्ड दे रहा है, दूसरा क्री कह रहा है, श्री कह रहा है, अंगा कह रहा है, तो मानक स्थान किसको नहीं मिला है, श्री को नहीं प्रदान किया गया है दोस्तों। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ओस्ट वर्ड कौन सा है, तो फिर मैंने बताया वही चीज है क्वेश्चन आपका, ओस्ट वर्ड में कौन सा नहीं आएगा। अब देखिए ओस्ट वर्ड में क्या आता है, ये तो आपका पहला दूसरा आ गया, कंठ में आ गया, ये आपका तालव्य में आ गया, ऊ जो है वो ओष्ठ में है, मैंने आपको डिटेल कक्षा में बताया है, आप उसको देखिए, तो ऊ हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, ये ओष्ठ वर्ड के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है काकल्य वर्ड कौन सा है, काकल्य वर्ड कौन सा है, य स ह और ड़, तो ह जो है ये काकल्य वर्ड कहलाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ह जो है आपका वो काकल्य वर्ड है। ठीक है अगले प्रश्न पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, र का विवरण है, वह र कैसा वर्ड है, ये क्वेश्चन बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है वर्तस्य, वतर्स्य, लुंठित, संघर्षी, अल्प प्राण व्यंजन है, तो बताइए क्या है इसमें से। तो पहला कह रहा है क्या, पहले एक एक को देख लीजिए, जो नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। लुंठित मैंने बताया था क्या हो गया, अभी अर्ध स्वर बताया था, ठीक है, उसके बाद में क्या लुंठित स्वर, उसके बाद पार्श्विक बताया, अंतस्थ व्यंजन का तो लुंठित में रहता था ना, तो ये तो सही है यहां तक। चलिए ठीक है देखते हैं। फिर संघर्षी में बताया था, संघर्षी में अगर देखेंगे तो क्या संघर्षी व्यंजन है ये, तो संघर्षी कैसे होता है, संघर्ष में क्या आता है, ठीक है, संघर्षी में आपका बड़ा श हो जाता है, छोटा सा हो जाए, पेट फाट सा हो जाएगा, और छोटा सा और ह हो जाएगा, तो ये तो र है ही नहीं उसमें, तो ये नहीं होगा दोस्तों, संघर्षी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर अल्प प्राण में व्यंजन में कह रहा है, तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, अल्प प्राण व्यंजन को क्या होगा, तो इसके अलावा इसमें यह नहीं होता। अल्प प्राण की अगर हम बात करेंगे तो पहला तीसरा और पांचवा हो जाएगा, और पहले तीसरे पांचवे के अलावा जो आपका होता है वो सभी क्या अंतस्थ वर्ण होते हैं, तब तो ये तो हो जाएगा मानक। तो ये जो सवाल आपका नहीं रहा। फिर ये कह रहा है पार्श्विक है, सघोष है, महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण तो नहीं है यार, अल्प प्राण अगर हो गया तो महाप्राण हो ही नहीं सकता है। और इसमें देखो एक चीज हो रही है दोस्तों यहाँ पर, इसमें अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। फिर देखिए वर्तस्य में कह रहा है, तो सभी में जान लीजिए ये है, वर्तस्य तो है, ये तो बिल्कुल करेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ये है। ठीक है, अब बता सवाल पैदा होता है कि यह संघर्षी है कि नहीं है, तो संघर्षी कैसे हो सकता है, संघर्षी है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। और अघोष वर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो अघोष वर्ड है ये कि नहीं है, पहला अघोष अघोष के साथ में क्या लगा है, पहला तीसरा, उसके बाद स लगे हुए, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं है आपका है। फिर इसके बाद में कह रहा है स्पर्श वर्ड के अंतर्गत कह रहा है, सघोष वर्ड कह रहा है, तो सघोष के साथ में अगर आप देखेंगे
तो ये तो हो जाएगा सघोष में। महाप्राण में देखेंगे तो पहला, तीसरा और पांचवा के साथ में आपका होगा। और महाप्राण जब लगाएंगे, पहला जो है दूसरा और चौथा हो जाएगा, और उसके साथ में जो है आपका क्या लगेगा उसमें, तो ये भी नहीं हो सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है इसमें। त्रुटि अगर एक चीज सही करना हो तो इसको सघोष कर लीजिए। सघोष, सघोष, सघोष वर्ड कर लेंगे तो सघोष में आपका ये आ जाएगा। सघोष में आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आ जाता है, और इसके अलावा अंतस्थ भी आपका आ जाता है सभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तब राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर संघर्षी जो वर्ड लगा, संघर्ष लिखा हुआ है, जबकि गलत हो गया, ये सघोष होना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन राइट होगा, लेकिन यहाँ पे करना क्या होगा, सघोष यहाँ पे आपको करना होगा, तब करेक्ट होगा, वरना कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं वो हैं कौन से, जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं, तो मैंने बताया था नासिक वर्ड जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी अनुनासिक वर्ड। यहां पर देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता है, समृद्ध हो ही नहीं सकता है। यहां पर क्या कह रहा है, अनुनासिक और निरानुनासिक। तो क्या कह रहा है, केवल मुख से निकले यानी कि नाक से भी ना निकले, तो अनुनासिक तो हो ही नहीं सकता है, निरानुनासिक होगा जो केवल मुंह से निकले। तो 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं, ठीक है, ये पूछा है, स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग के हैं ये बताना है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, ये क्या क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। सभी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यानी क्या समझ रहे हैं ना, तो वो सभी यानी स्पर्श, सभी व्यंजन इसमें से स्पर्श वर्ग के हैं, ये पूछ रहा है कौन से वर्ग में है। तो यानी कि स्पर्श व्यंजन जो है किस वर्ग में रखे गए, ये कहने का मतलब है आपका, यानी क से लेकर के म तक के वर्ड कहाँ पे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब बताना आपको कौन से। तो क, ये देखिए रा हो गया, अंतस्थ वर्ड आ गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ल भी आपका हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ह भी, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, 3 वर्ड इसमें मिल गए, नहीं होगा। ये कह रहा है यह आ गया, तो बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, तो हटा दीजिए इसको। बड़ा शाह आ गया, तो ये भी नहीं, मतलब दोनों शब्द यहाँ पे 2 मिल गए आपको। र भी इसमें 3 मिल गया, तो ये हो ही नहीं सकता आपका। स्पर्श वर्ग में केवल केवल 5 लाइनें आती जो मैंने अभी आपको बताई हैं। क, छ, प और द, बिल्कुल है ये, इसको शानदार तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तीसरा आपका है, इसमें पूछा था क्वेश्चन में क्या, कि इसमें जो 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, 4 ऑप्शंस में से कौन से क से प वर्ग के मध्य के अक्षर होंगे, ये इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट में पूछा अस्पर्श वर्ग के व्यंजन कौन से वर्ग में हैं यहाँ पर, तो आपका तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और संभवतः ये आपका लास्ट आज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है सभी महाप्राण वर्ड वाला वर्ग कौन सा है, तो महाप्राण वाला कौन से हो जाते हैं दोस्तों, दूसरा और चौथा होगा। ठीक है, दूसरा और चौथा होगा महाप्राण में। इसके साथ क्या लगेंगे, सभी उसमें वर्ड लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि तीनों सा और ह लगेगा। ठीक, तो ये बता देना है आपको। पूछा है महाप्राण है आपका, तो महाप्राण में क्या कह रहा है, मैंने कहा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ड आपको देखना है। तो पूछ रहा है क्या, फ, छ और इया, तो ये होगा क्या, इया के नाते तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ये। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है ध, च, ड़, ये हो सकता है क्या, ये कौन कौन से वर्ड में आ रहे हैं, च, छ, आपका छ पहला वर्ड हो जा रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता आपको। ठीक है, पूछ रहा है क्या म, बड़ा श और ध, ये पूछ रहा है, तो म क्या है, पंचम वर्ड हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता है। अब बचा कौन, जो भी ऑप्शन होगा निश्चित तौर से वही होगा। यह कह रहा है आपको, तो मैंने बताया क्या इसके साथ अंतस्थ वर्ड लगने की बात कही है, अंतस्थ वर्ड के बारे में बात की है। तो यह रवा हो जाएगा, और द हो जाएगा, और ध हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत है, द, द हो जाएगा, त, थ, द, त, थ, द, त, थ, द, तीसरा वर्ड हो रहा है आपका। तीसरा, चौथा, पांचवा में ये भी नहीं होगा आपका। दोस्तों महाप्राण वर्ड के बारे में पूछा है, संयोग से इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका महाप्राण की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता है, क्योंकि महाप्राण के लिए दूसरा, चौथा और अंतस्थ व्यंजन का होना अति आवश्यक है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन के बारे में मतलब ये दूसरा और चौथा का किसी में ऑप्शन है नहीं, तो आपको बस बारीकी से ध्यान देना होगा कि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें से। अगर जो भी होता वो क्या होता, दूसरी लाइन स्पर्श वर्ग की दूसरी और चौथी लाइन होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, दूसरी और चौथी लाइन महाप्राण के लिए होनी चाहिए, और इसके साथ में कौन से वर्ड होने चाहिए आपके, उसमें वर्ड होने चाहिए, सॉरी अंतस्थ नहीं होने चाहिए, इसमें साथ में क्या होने चाहिए, उसमें वर्ड होने चाहिए, यानी कि ये बड़ा, ये वाले वर्ड होने चाहिए। ठीक है, ये वर्ड आपके होने चाहिए, अभी मैंने बोला है। और यहाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे अंतस्थ लिखा है, माफी चाहूंगा आपसे।
बहुत बहुत माफी चाहूंगा दोस्तों, ये आपका उस्मीय होगा। क्लियर? चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पे उस्मीय, उस्मीय होगा, ठीक है, उस्मीय हो जाएगा। तो अपनी दूसरी लाइन और चौथी लाइन स्पर्श वर्ग की और उस्मीय वर्ड, यानी तीनों इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है, ये पंचम वर्ड हो जा रहा है, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहा है, जो भी होगा इस तरह से कूट में, यानी ऑप्शंस कोई भी सही नहीं दिए गए थे दोस्तों। तो जो भी आंसर बनेगा आप इसी आधार पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई असुविधा नहीं रही होगी। अभी तो हम लोगों ने केवल 35 क्वेश्चन किए हैं, अगली श्रृंखला में बाकी शेष क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे आपसे, जिसमें और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपके साथ में होंगे। और साथ ही साथ अगली जो भी जितनी भी सीरीज इसमें बन पाएगी, 2 या 3 जो भी सीरीज बनती है आगे की, वो सब देख करके जितने भी क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और फटाफट अंदाज में देखते जाएंगे। बहुत डिटेल बताने में जो बच्चे पहली बार देखते हैं तो उनको तो आसानी होती है, जो बच्चे देखे होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगली क्लास में ये ध्यान रखेंगे कि हम क्वेश्चन फटाफट तरीके से बताते चले जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।